हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। भारत ने संघीय शासन प्रणाली को अपनाया है और इस संघीय शासन प्रणाली की विशेषता होती है कि केंद्र और राज्य दोनों मिलकर काम करते हैं। एक ऐसी शासन व्यवस्था जहां केंद्र का अपना वजूद है और संघ राज्य का अपना वजूद है। भारत के संविधान की शेड्यूल 7 को जब भी हम लोग देखते हैं तो वहाँ शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया हुआ है कि संघ के कुछ काम हैं, राज्यों के कुछ काम हैं और दोनों के कुछ कॉमन काम भी हैं जिनको हम लोग कंकरेंट लिस्ट के नाम से जानते हैं। भारत के राज्य भी कोशिश करते हैं कि जन कल्याण के काम करें, लेकिन जो जन कल्याण है वर्तमान समय में वो फ्री वेवर्स में कन्वर्ट हो गया है। ऐसे चुनावी वादे जिनका जिनका धरातल से कोई सरोकार नहीं होता है, या ऐसी घोषणाएं जो सरकार पे बहुत बर्डन डालती है। अभी रिसेंटली कैग ने एक रिपोर्ट जारी की है और कहा है कि भारत के 28 राज्य कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं और इसके पीछे कारण सरकार के इकोनॉमी को बूस्ट करने वाले स्टेप नहीं हैं, स्टेप कुछ और ही हैं। इन सबको समझने की कोशिश करेंगे। स्वागत है आप लोगों का। मेरा नाम है गौरव शर्मा। हम आपसे यूपीएससी जीएस के बहुत ही शानदार टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। आज आपसे डिस्कस करेंगे कैग की एक रिपोर्ट, उसके सारे मायने, कैसे राज्य कर्ज के बोझ के तले दब रहे हैं, क्या इसके समाधान हो सकते हैं। आप जनरल स्टडीज़ के इकोनॉमी वाले सेगमेंट में इसको यूज़ कर सकते हैं। केंद्र राज्य संबंधों में जो दरार आ रही है वहाँ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ढेर सारे इसके डिमेंशन हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज की कहानी को। और सबसे पहले आपको न्यूज़ बताते हैं। न्यूज़ क्या है? न्यूज़ देखिए, ये एक आर्टिकल है जनसत्ता का। 10 साल में 3 गुना बड़ा देश के 28 राज्यों का कर्ज। कैग रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। ये मेरी बात नहीं है, ये कैग की रिपोर्ट है और कैग बोल रहा है कि पिछले 10 सालों में जो राज्य हैं इनके कर्ज 3 गुना बढ़ चुका है। कहने की मतलब ये है कि पहले अगर इनके पास 100 रुपये कर्जा था तो बढ़कर अब ये 300 हो चुका है, और ये हुआ है सिर्फ और सिर्फ 10 साल में। इसके पीछे के बड़े कारणों को समझने की जब भी आप कोशिश करेंगे तो हमेशा एक ही सबसे बड़ा कारण समझ में आता है कि राज्य सरकारों के द्वारा जो घोषणाएं कर दी जाती हैं। जैसे मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहना स्कीम शुरू की है। अभी रिसेंटली राज्य सरकार गरीबों को राजस्थान सरकार 1 लाख रुपए की सहायता देगा। पंजाब सरकार 1100-1200 रुपये महीने शुरू कर रही है। ढेर सारी ऐसी योजनाएं सरकारें शुरू कर रही हैं जिनका धरातल से कोई लेना देना नहीं होता। आई ऑलवेज बिलीव कि विमेन एम्पावरमेंट, बैकवर्ड क्लासेस एम्पावरमेंट इज इम्पॉर्टेंट, लेकिन उसके मायने अलग होने चाहिए। आप किसी को आश्रित मत बनाइए। आप उनको आश्रित बना रहे हैं। आज आपकी सरकार है, कल किसी और की रहेगी। मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं पता। अगर आप किसी को सक्षम बनाना चाहते हैं, आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, उसका आधार रोजगार और आर्थिक समृद्धता होनी चाहिए। आप तकनीक पर काम कीजिए, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाइए, लोगों को आत्मनिर्भर बनाइए, सेल्फ रिलायंस, ना कि लोगों को आप निर्भर बनाइए। और यही बहुत बड़ा कारण है कि जो सरकारें हैं इन पर कर्जा बढ़ रहा है। हालांकि कुछ और बातें भी हैं, जैसे जीएसटी के कारण जो टैक्स स्लेवेज हैं, मतलब जीएसटी के कारण जो टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें भी डिफरेंस आए हैं। राज्य सरकारों की निर्भरता अब केंद्र सरकार पर ज़्यादा है, पहले कम हुआ करती थी, तो वो भी एक कारण यहाँ पे नजर आता है। इसी के साथ में कोविड-19 और क्लाइमेट चेंज के कारण जो परिवर्तन हमको देखने को मिल रहे हैं, ये परिवर्तन भी इसके पीछे कारण है। लेकिन जो सबसे बड़ा कारण निकल कर आया है वो यही है कि फ्री की जो घोषणा कर दी जाती है चुनावी वादों में, उनके कारण अर्थव्यवस्था पर बोझ पड़ता है और हम डेवलपमेंट से बहुत पीछे रह जाते हैं और राजनीति सिर्फ और सिर्फ कुछ बिंदुओं पे होने लगती है। बेसिक जो आवश्यकताएं हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, उन पर उतना पैसा खर्च नहीं हो पाता जितना होना चाहिए, क्योंकि फ्री की घोषणाओं में बहुत सारा पैसा चला जाता है। इस रिपोर्ट को एक बार एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, ये क्या कह रहा है। कैग रिपोर्ट 2025 है, राज्यों का सार्वजनिक ऋण। हाल ही में राज्यों के राजकोषीय स्वास्थ्य, फिजिकल हेल्थ की बात कर रहे हैं। जैसे हमारा स्वास्थ्य होता है उसी तरीके से राज्यों का भी स्वास्थ्य है। आप इसको फिजिकल हेल्थ के नाम से जानते हैं, मतलब इनके जो पैसे का मामला है
या पैसे का जो स्वास्थ्य है ये सही नहीं है, लेना देना ठीक नहीं चल रहा है। एक दशक 2013-14 से लेके 2022-23 का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, इस रिपोर्ट में लास्ट 10 ईयर के जो एनालिसिस है उसको शामिल किया गया है। आधार क्या माना है 2013-14 से लेके 2022-23, 28 राज्यों का सार्वजनिक ऋण, जो 28 स्टेट हैं हमारे पास, इन 28 राज्यों का जो लोन है या ऋण है पिछले 10 वर्षों में, लास्ट 10 ईयर्स में 3 गुना बढ़ा है, 3 टाइम इंक्रीज होकर 59.60 लाख करोड़ हो गया है। 59.60 लाख करोड़ का टोटल कर्जा है भारतीय राज्यों के पास। मतलब आप ये कह सकते हैं कि एक कर्ज की व्यवस्था का हिस्सा बन चुके हैं हम। जो भी आपको दिखाई दे रहा है वो सब कुछ कर्ज का हिस्सा है। फ्री की घोषणाएं और वादे हम इतने कर देते हैं। टैक्स पेयर बहुत कम लोग हैं, जो लोग टैक्स देते हैं वो टैक्स बचाने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। कर मिल नहीं रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो नहीं रहा है और फ्री की घोषणाएं और वादे बहुत हो रहे हैं। इससे संकट है अर्थव्यवस्था पर, इससे संकट है संसाधनों पर और ये संकट है भविष्य में आने वाली पीढ़ी पर। आपकी क्या राय है हमको जरूर बताइएगा, इसके क्या समाधान हो सकते हैं इस पर भी आप लोग चर्चा करिएगा। यह स्थिति राज्यों के वित्तीय अनुशासन और ऋण प्रबंधन, डेब्ट मैनेजमेंट पर गंभीर प्रश्न खड़े करती है। बिल्कुल, कि आप किस तरीके से ऋण का प्रबंधन कर रहे हैं। अगर सरकार आप हैं और आप सिर्फ और सिर्फ ऋण पर चल रहे हैं तो फिर ये सही बात नहीं है। और ये सवाल और गहरा हो जाता है जब हम लोग बात करते हैं कि आने वाले समय में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी या पहली बड़ी इकोनॉमी हमको बनना है। तो ये बहुत यक्ष प्रश्न है और इनके जवाब हम पूछेंगे सरकार से, सरकार उसके जवाब देने पड़ेंगे। ये रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु याद रखना। सार्वजनिक ऋण की अगर मैं वृद्धि की आपसे बात करूं तो 2013-14 में ये 17.57 लाख करोड़ का ऋण हुआ करता था ये सभी स्टेटों के पास, लेकिन 2022-23 में 59.6 लाख करोड़ हो गया है। वृद्धि लगभग 3 गुना है। तो यहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, गलत है। 2013-14 में ऋण इतना था, अभी इतना हो चुका है, इतने %, इतनी गुना वृद्धि हुई है। ये सब कुछ आपने याद रखना है। तो 2013-14 में कहानी ये थी और 2022-23 में कुछ ऐसी कहानी हो चुकी है। जीडीपी के अनुपात में अगर हम ऋण की बात करें तो कुल ऋण है 2022-23 में 59,60,428 करोड़, 59 लाख करोड़ का ऋण है। और संयुक्त राज्य सकल घरेलू उत्पाद अगर आप इसको देखेंगे तो ये 2,59,57,705 करोड़ है। अगर टोटल हम अपनी जीएसडीपी को देखें कि सभी राज्यों की जो जीडीपी है वो इतनी देखने को मिलती है और ये अनुपात 22.96 है, जो कि एक गंभीर प्रश्न खड़े करता है कि आपकी जीडीपी का, जितनी जीडीपी है उसका 22% आपके पास ऋण है। मतलब अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो 122 रुपये का आपके पास ऋण है, जो कि बहुत ही हालत खराब कर रहा है। ध्यान रखिएगा। जीडीपी पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जीडीपी क्या होती है आप सबको पता होना चाहिए। जीडीपी को आप लोग ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। इसमें गुड्स रहती हैं प्लस सर्विसेज रहती हैं, गुड्स और सर्विसेज। एक फाइनेंशियल ईयर को इसमें टारगेट करते हैं और एक निश्चित बाउंड्री रहती है। एक फाइनेंशियल ईयर में एक निश्चित सीमा के अंतर्गत उत्पादित सेवाओं और वस्तुओं के जो फाइनल प्राइस होती है, इस फाइनल प्राइस को आप जीडीपी के नाम से जानते हैं। यहाँ पे एस लगा हुआ है, मतलब राज्यों की जो टोटल जीडीपी है वो इतनी है और कर्जा हमको इतना देखने को मिल रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। सबसे अधिक ऋण से जो है, अगर आपसे कोई पूछेगा कि कहाँ पर है, तो 40.35% पंजाब के पास है। मतलब पंजाब 100 रुपये की अगर मैं आपसे बात करूं तो इसका 40%, 40 रुपये उनके पास कर्जा है। 100 रुपये जो है उसमें उसका 40%, मतलब कितनी खतरनाक स्थिति यहाँ पे चल रही है। नागालैंड पे 37.15%, सेकेंड नंबर पर नागालैंड आ जाता है और तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है 33.70%। तो पहली रैंकिंग पंजाब की है, सेकेंड नंबर पर नागालैंड है, तीसरे नंबर पर वेस्ट बंगाल है। इस बात ध्यान रखना। सबसे कम अनुपात कहाँ पर है? उड़ीसा ने सबसे कम ऋण है, उड़ीसा के पास 8.45%, ये बहुत अच्छी स्थिति है। महाराष्ट्र पे 14.64%, ये भी बहुत अच्छी स्थिति है। और गुजरात 16.37%। हालांकि देखो
यहाँ जो कर्ज है उसके अधिक होने के पीछे कारण भी हमको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे रीज़न भी हम लोग कह सकते हैं कि ये वो स्टेट हैं जो किसी ना किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे होते हैं। या तो बॉर्डर स्टेट हैं, और बॉर्डर स्टेट है तो एक अलग ही चैलेंज होता है। कोई हिली स्टेट है, हिली स्टेट। और वेस्ट बंगाल की इस कहानी आपको पता है कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी यहाँ पर इतनी है कि कर्जा लेकर जो भी करना पड़े वो करते रहते हैं। सबसे कम अनुपात उड़ीसा, महाराष्ट्र और गुजरात का है। यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा है, संसाधनों से रिच हैं, इसीलिए उत्पादन अधिक होता है। और उत्पादन अधिक है तो फिर ऋण लेने की ज़रूरत ही नहीं है। और ऐसा भी कह सकते हैं ये वो राज्य हैं जहाँ पर फ्री वेवर्स हमको सबसे कम देखने को मिलते हैं। ये भी एक कारण है कि यहाँ पर ऋण ज़्यादा नहीं है। तो सबसे अधिक ऋण कहाँ है? पंजाब, नागालैंड, वेस्ट बंगाल। सबसे कम कहाँ है? उड़ीसा, महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक है। सबसे अधिक ऋण से SGDSP के अनुपात की बात करें तो 8 राज्यों का जो सार्वजनिक ऋण है, देनदारी उनके SGDP है ना, GSDP के 30% से अधिक है। मतलब 8 राज्य भारत के ऐसे हैं उनके पास जो ऋण है उनकी GDP का 30% से अधिक है। 8 स्टेट, ध्यान रखना। 6 राज्यों की जो सार्वजनिक ऋण देनदारी है उनके GDP के 20% से कम थी। सिर्फ 6 स्टेट ऐसे हैं उनके पास जो ऋण है वो 20% से कम है। ये 8 ऐसे हैं कि 30% से ज़्यादा है, 6 ऐसे हैं कि 20% से कम है, और शेष 14 राज्यों की सार्वजनिक ऋण देनदारी GSDP के 20 से 30% के बीच में है। और 14 स्टेट ऐसे हैं कि उनकी जो GDP है इसके 20 से 30% के बीच में लेनदारी है। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि भारत के सिर्फ छह ही राज्य ऐसे हैं जो ठीक ठाक तरीके से काम कर रहे हैं। बाकी सारे राज्य कर्ज के तले दबे हुए हैं, वहाँ की जनता कर्ज के तले दबी हुई है, जो कि एक गंभीर प्रश्न उठाता है सरकारों पर, व्यवस्थाओं पर। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें सभी राज्य हैं, तो ना तो पक्ष विपक्ष पे आरोप लगा सकता, ना विपक्ष पक्ष पे आरोप लगा सकता कि आप अच्छा कर रहे हैं, आप खराब कर रहे हैं। ये लेकिन स्थिति बहुत भयावह है। आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा। राज्यों के सार्वजनिक ऋण जो हैं कहाँ से आते हैं? राजकोषीय जो बिल हैं इनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। बॉन्ड जो हैं इन बॉन्डों के माध्यम से जो लिया हुआ है उनका कंट्रीब्यूशन है। भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से भी लोन लिया हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त अर्थोपाय अग्रिम, जो अग्रिम पैसा है वो है इसमें। भारतीय जीवन बीमा निगम और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, इन सारी संस्थाओं से पैसा लिया है। मतलब जो पैसा है ये सारा का सारा डायरेक्टली इनडायरेक्टली जनता का ही पैसा है, और इसी से सरकारें चल रही हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा कि सार्वजनिक ऋण के स्रोत क्या होते हैं, एक आंतरिक ऋण होता है, इंटरनल डेप्थ। ठीक है। फिर जो मतलब सरकारें खुद से लेती हैं, जो सरकार लोन लेती हैं, आप उसको आंतरिक ऋण कहते हैं। केंद्र से ऋण एवं अग्रिम, लोन्स एंड एडवांसेस फ्रॉम सेंटर, ये सेंटर से भी ले लेते हैं। दूसरा ये ऋण का प्रकार है। अब ये खर्चे के आधार पर 2 प्रकार का होता है। एक तो योजनागत व्यय करते हैं, प्लान एक्सपेंडिचर, इस पे जो पैसा लिया जाता है देखो उसका तो हमको मिल जाता है रिटर्न, क्योंकि इसको इन्वेस्ट किया जाता है और वो रिवर्ट हो ही जाता है। गैर योजना और राजस्व व्यय, ये ऐसा व्यय है जो गैर योजनाबद्ध व्यय है, और इसके कारण ढेर सारे हमको घाटे देखने को मिलते हैं। कुछ अल्पकालिक ऋण होते हैं, कुछ दीर्घकालिक ऋण भी देखने को मिल जाते हैं। तो सरकार के पास जो स्रोत हैं ऋण के, एक आंतरिक हैं, मतलब खुद से लोन लें, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, मार्केट से और दूसरे लोगों से, या फिर केंद्र सरकार से लोन और एडवांसेस ले लें। अब इसके प्रकार भी आपको देखने को मिल जाते हैं, क्या प्रकार के होते हैं। चिंता के कारण क्या है? रीजन फॉर राइजिंग डेब्ट, राज्यों का राजस्व घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट लगातार बढ़ रहा है। अगर रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ रहा है तो सरकार में जो विश्वास है ये विश्वास कम होगा, और फिर हम देखेंगे यहाँ पे अराजकता देखने को मिल सकती है। कल्याणकारी योजनाएं, वेलफेयर स्कीम पर बढ़ता खर्च है, खर्चा बढ़ा रहे हैं कल्याणकारी योजनाओं पर। चुनावी वादों को पूरा करने हेतु मुफ्त सुविधाएं, ये सबसे बड़ा कारण है। फ्री वाइब्स जो है ना, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। इसी के कारण बहुत सारा बर्डन बढ़ रहा है हर राज्यों पर, इसको रोकना चाहिए। कर राजस्व, स्टेट टैक्स रेवेन्यू का अपेक्षित वृद्धि ना होना, कोविड-19 महामारी जैसी आपदाओं के कारण अतिरिक्त उधारी, और SGST व्यवस्था में केंद्र पर बढ़ती निर्भरता, ये ढेर सारी चिंता के कारण हैं। अगर राजस्व बढ़ेगा तो कल दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, सरकार के इसके समाधान निकालना चाहिए। अब आपसे कोई बात करें कि FRBM क्या है? फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट है FRBM, और ये एक्ट 2005 का है। इसके द्वारा राज्यों को अपने जो फिजिकल
हेल्थ है, इस फिजिकल हेल्थ को मैनेज करना पड़ता है, अपने रेवेन्यू को मैनेज करना पड़ता है। लेकिन ये अभी और ये अलाउ करता है कि आपकी जो जो जीडीपी है, जीडीपी का 20 से 25% तक सुरक्षित माना जाता है। आप समझिए कि 6 राज्य तो ऐसे हैं जिनकी हालत हमको 40% से ज़्यादा देखने को मिल रही है, और 14 राज्य ऐसे हैं जो 20 से 30% के बीच में हैं। सिर्फ और सिर्फ हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कुछ ही राज्य ऐसे हैं जिनकी स्थिति ठीक है। तो इसको सुधारना पड़ेगा, नहीं तो ये आगे एक बहुत बड़े आर्थिक संकट को बुला रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये FVRM एक्ट आपसे कोई पूछ सकता है, राजस्व घाटे के कारण कोई आपसे पूछ सकता है। इसके कारण ढेर सारे नुकसान हमको उठाने को मिल सकते हैं। संसाधनों का मिसयूज हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। ठीक है, और आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा वेलफेयर प्रोग्राम या सही तरीके से इनइक्वलिटी की प्रॉब्लम हमको देखने को मिल रही है। तो काफ़ी सारी समस्याएं हैं। इन समस्याओं के समाधान क्या हो सकते हैं, अपनी राय हमको ज़रूर दीजिएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो मैं आपसे डिस्कस करने आया था आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। आप अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मुझसे जुड़ने के लिए ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसको स्कैन करें, यहाँ पे जुड़ जाएं। यहाँ आपको PDF मिल जाएंगे, और PDF के साथ में जो अपडेट्स हैं ये अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल और अपने वैल्यूअल फीडबैक हमको जरूर दें। चलिए फिर मिलते हैं आपसे दूसरी क्लास में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। हैव अ नाइस टाइम, गुड डे। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।